अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज आपका मैं फिजियोलॉजी का लेक्चर फिर आपको देने लगी हूँ। पिछली दफ़ा हमने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से कर लिया था और उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा सा रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि आज हमें पढ़ना है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हम कर चुके, ठीक है। उसके सारे आपको डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ये ऑस्मोसिस वगैरह सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ मैं, ठीक है। अब उसके आगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का ताकि आपको याद आ जाए और फिर आप उसी में उसको और अच्छे से समझ सकें कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस बट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं ना कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम ज्यादा है। Conversely, intracellular fluid contains large amount of potassium ions and small amount of sodium ions. Also, extracellular fluid contains large amount of chloride, while intracellular fluid contains large amount of phosphate and protein. तो chloride extracellular fluid में ज्यादा है और intracellular fluid में और क्या चीज ज्यादा है पोटेशियम के साथ, phosphate और proteins, ठीक है। These differences are extremely important to the life of a cell. मतलब अगर ये मेंटेन न रहे outside and inside तो सर्वाइवल ही मुश्किल है सेल का सर्वाइवल, यानी कि हमारा सर्वाइवल, ठीक है। तो किस तरह ये मेंटेन होता है कि बाहर ही जो है यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा रहे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम, प्रोटीन और फॉस्फेट ज्यादा रहे, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये आज हमें पढ़ना है। दीज डिफरेंसेस आर ब्रॉट अबाउट द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो हमने उसके मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के हमने तरीके पढ़ लिए हैं, सब समझ लिए हैं कि किस किस तरह से आयंस अंदर और बाहर आ सकते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है, एक्टिव यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गई, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है। उन चीजों से जो है ना ये सारी ये ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो फिर हम देखते हैं कि ये कैसे ये कंट्रोल होता है ये सब कुछ, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर क्या होता है। अभी तो हमने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया ना, अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखना है। बेसिक फिजिक्स ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कॉज्ड बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या था, यानी कि आयंस जो हैं वो मुस्तकिल मोशन में है, डायनेमिक मोशन में, और उससे थर्मल एनर्जी जनरेट होती है और वो फिर कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, बाउंस होते हैं, उससे थर्मल एनर्जी निकल रही है और इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन होता है। किसी भी मतलब गैस के मॉलिक्यूल हो, लिक्विड के मॉलिक्यूल हो, वो डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन पोटेंशियल इज कॉज्ड बाय एन आयन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ऑन द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। अभी हमने देखा था सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमने देखा था ना, कि एक साइड पे अगर सॉल्यूट या ऑस्मोल्स ज्यादा हैं उस तरफ से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बगैर एनर्जी यूज किए हुए आयंस डिफ्यूज हो सकते हैं, यही पढ़ा था ना हमने। लेकिन अगर कम कॉन्सेंट्रेशन जहां पे ऑस्मोल्स की हो या सॉल्यूट की हो और उसको ज्यादा की तरफ आना हो तो फिर वो सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं हो सकता, फिर उसको एनर्जी चाहिए यानी एटीपी चाहिए, तब वो उस तरफ जाएगा। तो हमने कंसंट्रेशन डिफरेंस पढ़ लिया है, ठीक है। पोटेशियम कंसंट्रेशन इज ग्रेट इनसाइड द सेल एंड वेरी लो आउटसाइड द मेम्ब्रेन। ये भी हम जब शुरू में हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड पढ़ा था, ये हम पढ़ चुके हैं। सोडियम कंसंट्रेशन इज ग्रेट आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड लो इनसाइड, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कम है सोडियम। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। The presence of different numbers of cations, cations हम उन्हें कहते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो, और anions उनको कहते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज हो। The presence of different numbers of cations and anions across a membrane is referred to as membrane potential। यानी कि आप देख रहे हैं ना कि सोडियम कैटाइन है, क्लोराइड एनाइन है, ठीक है। तो ये इनके डिफरेंट नंबर्स जो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज हैं या नेगेटिवली चार्ज हैं
वो जब मेम्ब्रेन में होते हैं तो वो एक पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जिसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। सिमिलर टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, इलेक्ट्रिक डिफरेंस कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज टू जनरेट एनर्जी। जैसे हमने देखा था कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर हो जाए, एक तरफ ज्यादा हो ऑस्मोस, दूसरी तरफ कम हो मेम्ब्रेन के, तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हो जाता है, तो यूटिलाइज कर सकते हैं ना इस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस को टू जनरेट एनर्जी। इसी तरह अगर एक साइड पे पॉजिटिव आयंस या कैट आयंस ज्यादा हो जाए मेम्ब्रेन के और दूसरी साइड पे कम हो, तो वो भी एक इलेक्ट्रिकल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, जो इट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड एज टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरह इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी ये काम कर सकता है। अब व्हेन अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे टेंड टू मूव टू ईच अदर। जाहिर बात है कि अपोजिट चार्ज अगर आपने एक मेम्ब्रेन के थ्रू अलग किया है, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, तो वो तो अट्रैक्ट होगा ना। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो वो तो रिपेल हो जाएगा, या नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन अगर एक साइड पे पॉजिटिव है दूसरी साइड पे नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट होगा। दिस टेंडेंसी इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी pulling the charges close to each other, or a potential ability of the charges to move to each other. ठीक है, if these charges are separated by membrane, it is referred to as membrane potential. ठीक है, अब चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस एक मेम्ब्रेन से आपने सेपरेट कर दिए, तो ये एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। इट ऑल्सो कैन बी यूटिलाइज टू जनरेट एनर्जी। अभी डायग्राम देखिए, ए है लेफ्ट साइड पे, ए है मेम्ब्रेन दिखाई हुई है ऑरेंज कलर की, बीच में आप देखिए कि लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, और उसमें इंट्रासेलुलर फ्लूइड में दिखाया हुआ है 10 कैटाइंस हैं और 10 एनाइंस हैं। ठीक है, और दूसरी साइड में उन्होंने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी दिखाया हुआ है 10 कैटाइंस हैं और 10 एनाइंस हैं। ठीक है, इसका मतलब है दोनों साइड पे कैटाइंस भी बराबर हैं, एनाइंस भी बराबर हैं, तो मेम्ब्रेन हैज नो पोटेंशियल। कोई डिफरेंस तो है नहीं इनमें कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो, तो वो मेम्ब्रेन हैज नो पोटेंशियल। अब आप दूसरी डायग्राम बी में देखिए, लेफ्ट साइड में 15 कैट आयंस हैं या पॉजिटिव आयंस हैं और 10 जो है वो नेगेटिव हैं, जो रेड कलर के हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, और बीच में वही लिपिड बाइलेयर है। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 5 कैटाइंस हैं, 10 एनाइंस हैं। ठीक है, तो ये तो डिफरेंट हो गया ना, कैटाइन और एनाइन का नंबर दोनों साइड पे और सेपरेट हुआ है मेम्ब्रेन से, तो मेम्ब्रेन जो है एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा उसमें, उसको कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब सी डायग्राम देखिए, लेफ्ट साइड में रेस्ट ऑफ द फ्लूइड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब क्या होता है कि ये जो ऊपर बी वाली आपने डायग्राम देखी है ना, उसमें आप देखें कि पूरे आयंस जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंट्रासेलुलर फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए ना, लेकिन जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो सिर्फ उन आयंस से जनरेट होगा जो मेम्ब्रेन के साथ जो है ना वो लाइन अप हो जाते हैं। वो सिर्फ हैंडफुल होते हैं, बाकी देख लें आप कि बाकी तो उस तरफ पड़े हुए, वो कोई मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो लाइन अप हो जाएंगे मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे, वो ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ओनली अ हैंडफुल ऑफ कैटाइंस और एनाइंस विल लाइन अप ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू डेवलप मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें है रेस्ट ऑफ द फ्लूइड इज, सी डायग्राम जो है वो देखें आप, रेस्ट ऑफ द फ्लूइड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो वो तो नहीं कर रहा है कुछ भी, लेकिन जो पॉजिटिव आयंस जो हैं वो साथ लाइन अप हो गए हैं एक साइड पे, सेपरेशन ऑफ चेंज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सिर्फ वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। अब दूसरी तरफ आप देख लें कि नेगेटिव आयन लाइन अप हो गए। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द फ्लूइड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दोनों साइड पे, सिर्फ जो मेम्ब्रेन के साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आए हैं दोनों साइड पे, वो ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। अब दूसरी साइड पे आप देख लें इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उन्होंने फिर इस तरह से दिखाया हुआ है। ठीक है,
तो अब इसी को जो चीज आपने डायग्राम में समझी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द चार्जेस इनसाइड अ सेल वुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओनली अ हैंडफुल वुड लाइन अप अगेंस्ट द मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल ट्राइंग टू क्रॉस इट. These small number of charges provide the membrane potential or an electrical charge across the membrane. The more the concentration of these charges across the membrane, the more will be the membrane potential. ठीक है, जो लाइन अप हुए हुए हैं चार्जेस दोनों साइड पे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे. एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है, तो उससे जो डिफरेंस पैदा होगा ना, उसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह रहे हैं. एक्साइटेबल वर्सेस नॉन एक्साइटेबल टिश्यू. अब हमने ये देखना है कि कौन से एक्साइटेबल टिश्यू हैं हमारी बॉडी में, कौन से जो हैं नॉन एक्साइटेबल हैं. तो एक्साइटेबल जो है ना वो नर्व सेल्स होते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स और मसल सेल्स होते हैं. ठीक है, तो नर्व सेल्स हम पढ़ेंगे अभी तफसील से, फिर मसल सेल्स भी पढ़ेंगे. नॉन एक्साइटेबल कौन से हैं? मेगा कैरियोसाइट हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, मास्ट सेल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स वगैरह. अब एक्साइटेबल सेल्स से हमारा क्या मतलब है? एक्साइटेबल सेल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस रैपिड ट्रांजिएंट शॉर्ट चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो है इनमें, लेकिन उनमें क्या क्वालिटी है कि जो एक्साइटेबल टिश्यू है वो एक उसमें जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें एक सडन रैपिड चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आ सकता है, जो हम पढ़ेंगे कि कैसे आ सकता है. तो उन जिन मेम्ब्रेन में ये एबिलिटी होती है कि वो रैपिड और ट्रांजिएंट शॉर्ट चेंज हो जाए मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, तो उसको हम एक्साइटेबल टिश्यू कहते हैं. व्हेन एट रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज टर्म्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. यानी कि एक्साइटेबल टिश्यू है लेकिन रेस्टिंग स्टेट में है, कोई ऐसा स्टिमुलस नहीं आया कि उसमें कोई रैपिड ट्रांजिएंट शॉर्ट चेंज हो, तो वो अगर स्टिमुलस नहीं आया तो वो रेस्टिंग स्टेट में होगा, उसको कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. नॉन एक्साइटेबल सेल्स नेवर ऑल्टर देयर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अब हर टिश्यू में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो जाहिर होगा, जाहिर बात है कि सोडियम आयंस हैं, पोटेशियम आयंस हैं बाहर, तो उनमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, लेकिन उनमें ये एबिलिटी नहीं होगी कि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसी तरह से भी मतलब चेंज हो जाए. ठीक है, जो एक्साइटेबल टिश्यू की खुसूसियत है. तो नॉन एक्साइटेबल टिश्यू में मेम्ब्रेन पोटेंशियल है लेकिन वो चेंज होने की क्वालिटी नहीं है. समझ में आ गया? मेंटेनिंग अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ 3 आयंस. अब कैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है? ठीक है, तो 3 आयंस जो है हमारे उसमें इंपॉर्टेंट है. सोडियम आयंस हमें पता है कैटाइन है, मोर इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, और पोटेशियम मोर इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, दोनों कैटाइंस हैं. प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, वो नेगेटिव होता है. अब रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप हमने पहले भी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में इसको डिस्कस किया था. एसोसिएटेड प्राइमरीली विद मेंटेनिंग अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड. अब ये सोडियम पोटेशियम पंप का काम है कि सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही ज्यादा रहे और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम ज्यादा रहे. इलेक्ट्रोजेनिक पंप होता है ये सोडियम पोटेशियम पंप. ओनली कंट्रीब्यूट्स अ स्मॉल फ्रैक्शन इन मेंटेनिंग अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. बाय इटसेल्फ इट कैन ओनली प्रोड्यूस अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ approximately 4 millivolts with more negativity on the inside, that is -4 millivolt potential. अब रोल ऑफ पोटेशियम पंप अलोन अगर हम देखें तो कंसिडर अ सिचुएशन वेयर ओनली द मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू पोटेशियम आयंस एंड लार्ज प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज आयंस. ठीक है, अगर मेम्ब्रेन आप ऐसी फर्ज कर लें कि वो सिर्फ पोटेशियम से परमिएबल है या प्रोटीन से. ठीक है, प्रोटीन तो डिफ्यूज ही नहीं हो सकेगी. हमने पढ़ लिया था कि प्रोटीन जो है इट कैन नॉट डिफ्यूज आउटसाइड, वो अंदर ही रहती है. क्यों? इंट्रासेलुलरली, इसलिए कि जो पोर्स हैं वो छोटे हैं, प्रोटीन का मॉलिक्यूल जरा बड़ा है, दूसरे उसमें नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो वो रिपेल हो जाएगा, तो प्रोटीन तो डिफ्यूज नहीं हो सकती. पोटेशियम विल हैव 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. एक क्या होगा? तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज पुलिंग द पोटेशियम इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, तो पोटेशियम तो बाहर आ सकता है. द लार्ज नेगेटिव प्रोटीन्स दैट आर पुलिंग द पोटेशियम इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. एक तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उसको बाहर अट्रैक्ट करेगा, दूसरे क्या है जो नेगेटिव प्रोटीन्स है ना, क्योंकि पोटेशियम में तो पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन उसको पुल करेंगे अंदर, उसको अंदर रखने की कोशिश करेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में. पोटेशियम लेकिन बाहर तो आएगा. पोटेशियम विल मूव डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अप टू अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
बिकॉज ऑफ प्रोटीन विल एग्जैक्टली अपोज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेशियम बाहर आएगा, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस रहेगा जब तक आएगा, फिर उसके बाद वो आना बंद हो जाएगा। दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर पोटेशियम आयंस। ठीक है, तो वो आता रहेगा, फिर वो एक हमने पढ़ा था ना कि ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जब पहुंच जाएगा तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल अचीव हो जाएगा पोटेशियम आयंस का, फिर उससे ज्यादा और कोई पोटेशियम बाहर नहीं जा सकता। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या है? बेसिकली अ मेजर ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट एग्जैक्टली काउंटर बैलेंसेस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर दैट आयन। ठीक है, which means that concentration gradient still exists, but electric potential is strong enough to oppose the movement of that particular ion. ठीक है, इसीलिए जो है ना, अब आप देखें कि जैसे कॉन्सेंट्रेशन तो उसकी उधर ज्यादा है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कम है, तो कायदे से तो उसको उधर आ जाना चाहिए था ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो है उधर ज्यादा, तो वहां पे वो डिफ्यूज कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं होगा? इसलिए कि वहां पे फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का ग्रेडियंट आ जाएगा ना, तो वो जब तक वो डेवलप नहीं होता तो जितने आ गए हैं उतने आएंगे, उससे ज्यादा कोई नहीं आएगा, तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, which means that concentration gradient still exists but electric potential is strong enough to oppose the movement of that particular ion, calculated by Nernst equation when considering movement of only one ion. तो हम एक इक्वेशन होती है उसको कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है? E is equal to 61 log CO divided by Ci, where E is the equilibrium potential for that ion, CO is the concentration of ion outside the cell, that is extracellular fluid, and Ci is the concentration of ion inside the cell in the intracellular fluid. ठीक है, concentration of different ions across the membrane. Sodium outside यानी कि in the extracellular fluid 142 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर होता है, सोडियम इनसाइड बहुत कम है 40 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम आउटसाइड इज 4 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर एंड पोटेशियम इनसाइड इज 140 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, सिंपली आप ये ज्यादा रखें, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ज्यादा है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कम। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल if only sodium pump is considered is minus 94 millivolt. Equilibrium potential if only potassium pump था, if only sodium pump is considered alone is plus 61 millivolt. In an actual cell, membrane is permeable to multiple number of ions. अभी तो हमने मिसाल के तौर पे बताया कि सिर्फ अगर पोटेशियम के लिए परमिएबल हो, लेकिन जो हमारा एक्चुअल सेल एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पड़ा हुआ है वो तो बहुत सारे आयंस के लिए परमिएबल है ना। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएटेड इन दिस केस डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोलैरिटी अगर किसी आयन में पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे साइड के आयन में नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव आ गए तो वो रिपेल करेंगे। तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो इस पे भी तो डिपेंड करेगा ना, पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पे, परमिएबिलिटी ऑफ द आयन टू द मेम्ब्रेन। अब परमिएबल है या नहीं है, जैसे प्रोटीन है उसके ऊपर भले नेगेटिव चार्ज है लेकिन वो परमिएबल ही नहीं है तो वो तो नहीं आ सकती ना, चाहे जितना भी इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट हो जाए। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन किस साइड पे सॉल्यूट का है ज्यादा, किस साइड पे कम है। तो मोस्ट प्रोमिनेंट आयंस दैट इफेक्ट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज पोटेशियम एंड सोडियम, क्योंकि ये ज्यादा अबंडेंट है तो इन्हीं का ज्यादा एक्शन भी है। In order to attain the value of membrane potential when both these ions are considered together would be calculated by Boltzmann-Hodgkin's Cas equation. अब ये सिर्फ आप समझने के लिए देख लीजिए, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि किस तरह कैलकुलेट होता है, ठीक है? कोई आपसे इम्तिहान में नहीं पूछ रहा या कुछ, लेकिन ये समझने के लिए आपको आना चाहिए। बोल्ट्जमैन इक्वेशन क्या है? Vm इज इक्वल टू 61 log P, अभी हम देख लेते हैं सब क्या चीज है, K COK प्लस PNA CONA डिवाइडेड बाय PK CIK प्लस PNA CINA। अब इसका मतलब क्या है? Vm जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिली वोल्ट्स हो गया, इसको हम निकाल रहे हैं। तो
61 log P जो है परमिएबिलिटी, उसके साथ K लिखा हुआ है तो परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम की बात हो रही है। PNA का मतलब है परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम। COK का क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आउटसाइड, COK आउटसाइड। कॉन्सेंट्रेशन CONA क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आउटसाइड। CIK क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इनसाइड। CINA क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड। ठीक है, तो एक है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रोल ऑफ सोडियम पंप अगर हम उसे कंसिडर करें, इफ सोडियम इज ओनली कंसिडर्ड व्हेन कंसिडरिंग the membrane potential and equilibrium potential of plus 60 millivolt is present with more positivity on the inside according to the Nernst equation। तो more positivity inside होगी सोडियम पंप की वजह से सेल के अंदर। यानी using Goldman's equation a membrane potential of minus 86 millivolt is attained in a normal physiological condition। Contribution of sodium potassium pump gives another potential of approximately minus 4 millivolt। All the three pumps, for example, sodium pump, sodium potassium pump, potassium leaky channels, sodium leaky channels contribute a total resting membrane potential of minus 90 millivolts। Nerve and muscle excitable tissue। When excited, neurons and muscles produce electrical signals। जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि ये क्यों है excitable, क्योंकि नॉन एक्साइटेबल में भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, लेकिन उसमें फर्क ये है एक्साइटेबल में कि वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल एकदम से चेंज हो सकता है। ठीक है, रैपिड सडन चेंज होगा, फिर वापस अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाएगा। ठीक है, न्यूरॉन्स यूज दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू रिसीव, प्रोसेस, इनिशिएट एंड ट्रांसमिट मैसेजेस। तो ये तो बहुत बड़ा काम है जो आपको समझ में आना चाहिए। इन मसल सेल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्स कॉन्ट्रैक्शन। अब हमने देखा था कि दो टिश्यू हैं एक्साइटेबल है हमारी बॉडी में, एक तो न्यूरॉन्स हैं यानी कि नर्व सेल्स हैं। वो क्यों अल्लाह मियां ने एक्साइटेबल बनाया है? इसलिए कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उसमें जब आते हैं तो वो कोई मैसेज रिसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इनिशिएट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। यानी कि अगर सेंसरी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट किया तो मैसेज जो है सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में जाएगा, वहां इंटीग्रेशन होगी। क्या करना है? ब्रेन मैसेज भेजेगा वापस इफेक्टर ऑर्गन को कि उसने क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स जो हैं वो एक्साइटेबल होते हैं। एक्साइटेबल से मतलब है कि वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को सडन उसमें रैपिड चेंज आ सकता है। इन मसल सेल्स में क्यों एक्साइटेबल अल्लाह मियां ने बनाया? इसलिए बनाया कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब वहां पे आए तो वो कॉन्ट्रैक्ट करें। अब हम ये कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है ना सारे, तो वो इसलिए एक्साइटेबल है। ठीक है, डिफरेंट स्टेट ऑफ एक्साइटेबल सेल्स। अब डिफरेंट स्टेट ऑफ एक्साइटेबल सेल्स हम देख लेते हैं। वैसे तो इसको जो है ना हम उसमें डिस्कस करेंगे एक्शन पोटेंशियल पे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझ में आ गया, तो एक्शन पोटेंशियल यानी कि जो एक्साइटेबल टिश्यू है उसमें जो रैपिड चेंज हो रहा है उसी को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन उसमें क्या एक्साइटेबल सेल में डिफरेंट स्टेट्स क्या हो रही होती है? पोलराइज्ड स्टेट हम किसे कहते हैं? व्हेन ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस the cell membrane has a polarity or an electrical potential at resting state, it is minus 90 millivolt। ठीक है, depolarized state क्या है? membrane becomes less polarized, inside becomes more positive due to inflow of positive charges। repolarized state क्या है? membrane returns to its original resting potential। जैसे ही वो स्टिमुलस चला गया वापस वो अपने रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगी, उसको repolarized state कहते हैं। hyperpolarized क्या है कि मेम्ब्रेन जो है इट बिकम्स मोर पोलराइज्ड, यानी कि जितनी वो पहले नेगेटिव थी और भी ज्यादा उससे नेगेटिव आ जाए। ठीक है, मेम्ब्रेन बिकम्स मोर पोलराइज्ड, इनसाइड बिकम्स मोर नेगेटिव देन इट वाज इन द रेस्टिंग स्टेट। इसको हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। ये इसमें दिखाया हुआ है, तो हम इसको फिर अच्छे से कर लेंगे। ये आप ग्राफ देखिए, उसमें है 70 मिलीवोल्ट्स लिखा हुआ है, ऊपर 0 है, फिर 40। ठीक है, तो 70 मिलीवोल्ट्स के कुछ देर के बाद उन्होंने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल मतलब कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। अब वहां को स्टिमुलस आया ऐसा एक्साइटेबल टिश्यू में कि उसने एकदम से सडन एक्टिव रैपिड
चेंज आ गया उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, तो एक स्पाइक बन गया, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जब वो ऊपर स्पाइक बना रहा है, डीपोलराइजेशन, वापस नीचे आ रहा है रीपोलराइजेशन, अब बहुत ज्यादा नीचे आ गया, यानी कि उसको आना था अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में लेकिन उससे भी नेगेटिव हो गया, तो उसको हम हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। ये अभी हमने ये तो समझे, आपको मैंने एक्शन पोटेंशियल ऐसे ही बता दिया, लेकिन ये कि नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। अच्छा, व्हाट कॉजेज अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू फ्लक्चुएट। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल है किसी में, तो आखिर क्या ऐसा हो जाता है कि उसमें सडन राइज हो जाए या चेंज हो जाए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। तो ट्रिगरिंग सिग्नल्स या इवेंट होता है, कोई ट्रिगर होना चाहिए। चेंज अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय कॉजिंग अ चेंज इन द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी टू सर्टेन आयंस, यानी कि ऐसा चेंज हो कि जिससे परमिएबिलिटी एकदम से किसी आयन की इंक्रीज हो जाए, ठीक है। Resting membrane potential is maintained by leaky channels that allow free movement of ion. Any change from resting membrane potential requires a triggering event that opens the gated channel. अब leaky channels तो है, वो हर वक्त खुले हुए हैं, उससे फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस हो रही है, ठीक है। लेकिन ट्रिगरिंग इवेंट से फिर एक गेटेड चैनल होते हैं जो खुल जाते हैं, तो और भी आयंस जो है वो अंदर आ सकते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ गेटेड चैनल्स होते हैं। बस हमारा लेक्चर अब खत्म होने वाला है, लास्ट स्लाइड है। 4 टाइप्स ऑफ गेटेड चैनल्स हैं, रिस्पॉन्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रिगर। तो नंबर 1 वोल्टेज गेटेड चैनल्स। अब वो जैसे मेम्ब्रेन में कोई भी चैनल है तो एक वोल्टेज गेटेड होता है, यानी इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होगा तो वो वाले वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाएंगे। नंबर 2 केमिकली गेटेड और लाइगेंड गेटेड भी चैनल्स कहते हैं उनको, दूसरे जो हैं in response to chemical messengers binding to specific receptors on the protein channel। अब ये जो है इलेक्ट्रिकल गेटेड नहीं है, ये केमिकली गेटेड है या लाइगेंड गेटेड, यानी कि कुछ ऐसा हो कि कोई ऐसा केमिकल है कि वो उस रिसेप्टर में बाइंड कर जाए, फिर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज से वो गेट खुल जाए, तो उसको हम केमिकली गेटेड या लाइगेंड गेटेड चैनल कहते हैं, ठीक है। तो एक हो गया। दूसरे तीसरे मैकेनिकली गेटेड चैनल्स हैं in response to mechanical force such as stress, tension or pull in the muscle, ठीक है। तो वो ऐसे चैनल्स हैं कि अगर कोई टेंशन या पुल हो मसल में तो वो फिर गेट खुल जाएंगे, ठीक है। नंबर 4 थर्मली गेटेड चैनल। अब ये जो है वो क्या है, इन रिस्पॉन्स टू लोकल चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट दे ओपन और क्लोज, ठीक है। तो इस वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सडन रैपिड चेंज हो सकता है, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। वो अभी हमने नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब हम इसका देख लेते हैं, लेक्चर खत्म है। अब मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चन बनाया, आप देखिए बहुत ही आसान आपसे पूछा जाता है व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड हाउ इट इज जनरेटेड, ठीक है। तो वो आपको आना चाहिए, सब बता दिया मैंने। क्वेश्चन 2 है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। पहले चैप्टर से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। नंबर 3 व्हाट आर द एक्साइटेबल एंड नॉन एक्साइटेबल सेल्स, गिव एग्जांपल्स। अभी मैंने बताया क्या होते हैं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, छोटा छोटा लिखिए, हेडिंग लगा के लिखिए, और अपनी जो आप फाइल बना रहे हैं उसमें आप वाला पेपर डाल दीजिए, ठीक है। एग्जाम से पहले आप पढ़ेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा, आप निकाल के देखेंगे छोटा छोटा लिखा हुआ है, आपका हाथ का खुद लिखा हुआ है, बिल्कुल भी आपको फिर किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी आप बहुत अच्छे से बुक पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि बुक कौन सी, गाइडन एंड हॉल, सही है, टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।